चुनौतियां आएंगी, आप उनसे भाग तो नहीं सकते ना, सामना तो आपको ही करना है। तो क्यों ना बहादुरी से हंस के उन चुनौतियों का सामना किया जाए। हर धर्म की आप अच्छाई चुन लो, कोई झगड़ा ही नहीं है। और मैं एक और बात कहता हूँ, हर आदमी अपनी इंडिविजुअल की जिम्मेवारी ले ले कि मैं अच्छे नेक काम करूँगा, ये सोसाइटी अपने आप सुधर जाएगी। जो सोशल मीडिया है ये एक जहर है। मैं अपनी हर मीटिंग में बोलता हूँ कि सोशल मीडिया का जो यूज आप कर रहे हैं एक अच्छे काम के लिए करो। कभी किसी ने सोचा था कि तीर्थ यात्रा ऐसे होनी चाहिए, कभी किसी ने सोचा था कि फरिश्ते स्कीम लेके आओ, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पे और जो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा, उस पहुंचाने वाले को 2000 रुपये दिए जाएंगे इनाम के तौर पे और उसका सरकारी खर्चे में फ्री इलाज होगा। नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह जून है। मैं बिजवासन से आम आदमी पार्टी का विधायक हूँ। फरवरी 2020 में मैं विधायक चुना गया था और उसके बाद दिन रात मेहनत कर रहे हूँ अपनी जनता के लिए। जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए। बहुत सारी समस्याएं थी क्योंकि रूरल बैकग्राउंड की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पानी की समस्या थी, सीवर की समस्या थी, सड़कों की समस्या थी, जे क्लस्टर्स हैं उनकी बड़ी भारी समस्या थी और कुछ जे क्लस्टर्स फॉरेस्ट लैंड पे हैं जिन पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने कुछ काम उनका भी करवाया और धीरे धीरे करके हम आज इस स्थिति में आ गए हैं कि लोग कह रहे हैं कि पिछले 5-4 साल में काम हुआ है। मेरा जन्म गांव नूना माजरा, तहसील झज्जर, रोहतक, हरियाणा में हुआ। मेरे पिताजी का नाम श्री प्रताप सिंह जून, जो आज इस दुनिया में नहीं है, और माता का नाम श्रीमती ईश्वर कौर, वो भी स्वर्ग सिधार चुकी हैं। हम 4 भाई और 2 बहनें। मेरे से 2 भाई बड़े हैं और 1 बहन बड़ी है। मेरे से नीचे एक मेरा भाई छोटा है और 1 मेरी बहन है। और सबसे बड़े भाई का भी देहांत हो चुका है और बड़े वाली सिस्टर का भी जो है पिछले 1-2 साल पहले देहांत हो गया था। तो अभी हम 3 ब्रदर और 1 सिस्टर हैं जो अलग अलग जगह अपना काम कर रहे हैं। मेरे फादर टीचर थे और मैं तो ये मानता हूँ कि क्योंकि वो टीचिंग लाइन में थे, इसी वजह से हम सब भाई बहन पढ़ लिख पाए और आगे बढ़ पाए। मेरी मदर हाउसवाइफ थी और थ्रू आउट लाइफ जो है वो उन्होंने घरेलू काम ही अपना संभाला रखा। जो परिवार बढ़ा तो उनकी देखभाल करते रहे। मेरे फादर हरियाणा में टीचर थे। अलग अलग स्थानों पे उनका ट्रांसफ़र होता रहा और वो हमें सदैव अपने साथ रखते थे। हेडमास्टर थे वो। जहाँ भी उनका ट्रांसफ़र होता था गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलती थी, उस स्कूल में पढ़ते थे हम। तो स्कूलिंग बड़ी अच्छी हुई, डिसिप्लिन माहौल में हुई, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद फिर हम कॉलेजेस वगैरह में चले गए। मेरे से बड़े भाई इंजीनियरिंग कॉलेज चले गए, बाकी लोग अपनी अपनी लाइन में चले गए। छोटे वाला भाई दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर गए, ACP से वो रिटायर हुए। ऐसे ही जिसको जो फील्ड अच्छा लगा उन्होंने चुना पढ़ाई ख़त्म करने के बाद और कामयाब रहे। देखो, हमारी एक ट्रेडिशनल फैमिली थी, जैसे गांव में होता है, बड़े का रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो। तो बड़ा अच्छा प्यार मोहब्बत आपस में थी बहन भाइयों में। और जब धीरे धीरे सबकी शादियाँ हो गई, सब अपने अपने काम में लग गए। कोई हरियाणा में लगा, कोई दिल्ली में लगा, मैं दिल्ली आ गया। छोटे वाले ब्रदर भी दिल्ली आ गए। सबसे बड़े वाले ब्रदर जो है वो बिजनेस करते थे, वो हरियाणा में रहे। उनसे छोटे वाले हरियाणा इरिगेशन में इंजीनियर थे, वो अपनी जॉब करते रहे। फिर सबकी फैमिली धीरे धीरे बिना सेपरेशन के सेपरेट हो गई और सब अपना फैमिली को देखते रहे। उन दिनों 12th होती थी। 12th मैंने अपने गाँव से की। फिर मैं रोहतक कॉलेज से मैंने BSc बैचलर ऑफ साइंस किया। उसके बाद क्योंकि मेरे बड़े ब्रदर जो थे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, तो उन्होंने मुझे भी वहीं बुला लिया यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में। वहाँ से मैंने लॉ किया। लॉ करने के बाद फिर मैंने मास्टर ऑफ लॉ भी किया। उसके बाद फिर मैंने कुछ दिनों के लिए हरियाणा गवर्नमेंट की सर्विस ज्वाइन की एज ए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे बोलते हैं सरकारी वकील। 3 साल मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद UPSC के थ्रू मैं दिल्ली में सेलेक्ट हुआ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर मैंने दिल्ली में जॉब शुरू की और वो मैं कंटिन्यू करता रहा 2014 तक। और जो डिपार्टमेंट की सबसे टॉप पोस्ट होती है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उस लेवल तक मैं गया और उसके बाद 2014 में मैंने जॉब छोड़ दी।
फादर टीचर थे, उनका रेगुलरली ट्रांसफ़र होते रहते थे 2-3 साल में। जो जो उनका ट्रांसफ़र हुआ हमारे स्कूल बदल गए। ऐसा ही हमारे साथ कॉलेज में भी हुआ। आप देखेंगे कि मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर रोहतक से किया, बीएससी सेकंड ईयर चंडीगढ़ से किया और फाइनल ईयर मैंने गुड़गांव से किया। तो हर मतलब काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस रहा कि डिफरेंट ग्रेजुएशन ही 3 कॉलेजेस में की और जो लॉ डिग्री है वो 3 साल की थी, वो फिर मैंने कुरुक्षेत्र से ली। और जब मैं लॉ में था तो मैं ना तो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहा, ना मैं प्राइवेटली रहा, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में ही ब्रदर के साथ रहा। तो कॉलेज लाइफ ऐसी ही थी जैसे इंजीनियर्स की होती है कॉलेज में। मेरे ज़्यादातर दोस्त उसी इंजीनियरिंग कॉलेज के जो इनके क्लासमेट थे उन्हीं की दोस्ती थी और आज भी। मेरे फादर की एक तमन्ना थी कि उनका एक बेटा इंजीनियर बन गया, एक बिजनेस में है, एक वो लॉ में जाए, लॉ के प्रोफेशन में जाए, क्योंकि एक टाइम था जब वो भी लॉ प्रोफेशन में जाना चाह रहे थे। तो शायद उनकी इच्छा रही और कुदरत की मेहरबानी थी कि उन्होंने लॉ प्रोफेशन चूज किया। उनके कहने से भी किया मैंने, ये बात ठीक है। मदर हाउसवाइफ थी और बड़ा मतलब एफेक्शनेट वो उनका एटीट्यूड था अपने बच्चों के प्रति। और जो उन्होंने हमें पढ़ने लिखने में, बेचारी रात को हमारे साथ बैठती थी कि ये सो ना जाएं, साथ में बैठी रहती थी, हम पढ़ते रहते थे। फिर अर्ली उठ के फिर चाय वाय बना के फिर बिठा देती थी, चाय पढ़ाई चालू करो। बहुत कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। हालांकि वो ज़्यादा इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, शायद 8th क्लास ही पास थी, लेकिन उन्होंने भी हमारी पढ़ाई के साथ साथ जितनी मेहनत हमने की उससे ज़्यादा उन्होंने की। तो उनका भी लाइफ के ऊपर बहुत वो है कि भाई उन्होंने लाइफ बनाने में बड़ी मदद की, डिसिप्लिन में रहना सिखाया। अभी आपको आश्चर्य होगा कि मैंने आज तक कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। उसका एक कारण है, मेरे जो सबसे बड़े ब्रदर थे, कभी बहुत पुरानी बात जब थी तो वो उन्होंने मदर ने देख लिया कि उसने कहीं किसी बीड़ी को उठाया और अपने मुंह पे लगा दिया। वो मदर ने उसकी ऐसी पिटाई की, अर्ली एज थी, कि उसने ज़िंदगी भर बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। और हमने भी उससे इंस्पिरेशन ली कि ये गंदी चीज़ है। तो मैंने कभी ऐसी बुराई मदर ने हमारे अंदर आने ही नहीं। नॉर्मली पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टार्ट होते हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट से, उसके बाद प्रमोशन के बाद जाते हैं सेशंस कोर्ट में और फिर वो हाई कोर्ट तक चले जाते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया। उस बीच मेरे पास बहुत पुलिस के ऐसे केसेस आए जो मैंने कंडक्ट किए। 2006 में एक टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में। 6 में मुझे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया नीतीश कटारा मर्डर केस में। नीतीश कटारा मर्डर केस में नीतीश का मर्डर हुआ था गाजियाबाद में, और उस केस में जो इन्वॉल्व थे वहाँ के एक बाहुबली मिस्टर डीपी यादव गाजियाबाद से, उनका बेटा और उनकी सिस्टर का लड़का इन्वॉल्व थे। तो मैंने वो केस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुझे मिला और वो केस मैंने कंडक्ट किया। उसमें 2 मुलजिम थे, एक बाद में अरेस्ट हुआ। काफ़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की उस केस में। थ्रेट भी आए, लालच भी दिखाया गया, क्योंकि वो तो गैंगस्टर्स थे, बाहुबली था, कुछ भी कर सकता था। उन्होंने मुझे लालच देने की भी कोशिश की, थ्रेट भी किया, लेकिन अल्टीमेटली उन दोनों की लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई। कोई 1-1.5 साल बाद तीसरा मुलजिम था, वो अरेस्ट हुआ। फिर उसका ट्रायल हुआ। उसकी ट्रायल में जो है फिर कन्विक्शन हुई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई। फिर वो लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से उनकी अपील डिसमिस हुई। फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी SLP डिसमिस हुई और वो आज तीनों आदमी सज़ा काट रहे हैं। तो वो एक ऐसा केस था, मैं ये कहूँ कि हाई प्रोफाइल केस था। और मैं उसके ट्रायल के दौरान मुझे दिक्कतें भी आई, पुलिस ने मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की, लेकिन इतना लेबोरियस और इतना हार्ड वर्क किया। और उस केस को कंडक्ट करते हुए मुझे एक ऐसी फीलिंग हुई कि मैं एटलीस्ट सोसाइटी को कुछ दे रहा हूँ। मैंने प्रैक्टिस शुरू की एज ए प्राइवेट लॉयर। फिर अरविंद केजरीवाल जी ने एक दिन मुझे बुलाया, तो उन्होंने कहा कि भाई हम एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छा आदमी ढूंढ रहे हैं बिजवासन कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि वहाँ वैक्यूम है, कोई है नहीं, तो आप वहाँ जाना चाहोगे? मैंने कहा मेरा तो प्रोफाइल ऐसा है नहीं कि ना मेरे परिवार में कोई राजनीति में रहा कि मैं ऐसी बातें जाके देखूँ। कोई बात नहीं, आप जाओ और ऑर्गेनाइजेशन तैयार करो। उन्होंने साइड बाय साइड ये काम भी दिया। 2018 में मैंने यहाँ आया और मैंने ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश की, लोगों को जोड़ा। 2019 दिसंबर आते आते एक दिन उन्होंने कहा कि भाई हम एक अच्छा कैंडिडेट बिजवासन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ढूंढ रहे थे, तो अगर आप चाहो तो आप चुनाव लड़ लो। लेकिन उस चुनाव में लोगों का भरपूर प्यार मिला, पार्टी का साथ मिला, और सबसे बड़ी जो नेता हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी, उनका आशीर्वाद था और कामयाब हो गए, जीत गए।
मैंने जब 2020 में चुनाव लड़ा तो मैं बिल्कुल एकदम से नया था, राजनीति में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था और लोगों ने बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो 3 टाइम्स एमएलए थे, उन्होंने बहुत लाइटली लिया मुझे कि शायद ये तो बहुत लाइट कैंडिडेट है। और मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि मैं इस एरिया से भी नहीं था। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं किराए के मकान में रह रहा था। तो मैंने खैर चुनाव लड़ा, लोगों से मिला जुला और मैं लोएस्ट मार्जिन से दिल्ली में चुनाव जीत के आया, 753 वोट से। इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था वो, लेकिन फिर भी विन हुई अरविंद जी की वजह से, पार्टी की वजह से और लोगों के साथ की वजह से। जीतने के बाद मैंने देखा कि वो एरिया बहुत बड़ा है। मेरे यहाँ 5 वार्ड्स हैं अलग अलग और हाईवे से 4 वार्ड इधर है, 1 वार्ड हाईवे महिपालपुर दूसरी साइड में जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में मैं पड़ता और ये साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो मेरे लिए हर आदमी से मिलना बड़ा मुश्किल था। फिर मैंने एक आइडिया लगाया, एक इनोवेटिव आइडिया लिया, तरीका निकाला कि क्यों ना मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में विधानसभा में 4 ऑफिस बनाऊँ। तो मैंने 4 ऑफिस स्टार्ट किए। एक ऑफिस ये राजनगर में जो आपने आज देखा है, जिसमें मंडे ट्यूसडे बैठता हूँ। एक ऑफिस मैंने बिजवासन वार्ड में, उसको मैं वेडनेसडे बुधवार को बैठता हूँ। एक ऑफिस मैंने रंगपुरी में बनाया जिसमें मैं थर्सडे को बैठता हूँ। और एक ऑफिस मैंने बनाया महिपालपुर गांव में जिसमें मैं फ्राइडे में बैठता हूँ। और सैटरडे नॉर्मली मैं जाता हूँ, एक और वार्ड है मेरे पास कापासेड़ा, उसमें जाता हूँ ताकि मैं लोगों के पास जाऊँ, लोग मेरे पास ना आए। तो मैंने इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया कि लोगों से विधायक आपके द्वार पे आए, आपको ज़्यादा दूर तक ना जाना पड़े। उन ऑफिस में काम होता है, लोग आते हैं और अपना काम करा के ले जाते हैं। हमारी पार्टी की विचारधारा एक ही है कि जो भी लोग आम जनता है उनका पूर्ण रूप से उनका सहयोग लेकर उनके सारे काम कराए जाएं। कल भी मुख्यमंत्री जी ने हमें ये कहा कि भाई ये मत देखो कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का, कौन हमारा है। आपका काम है सिर्फ विधायक के तौर पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके काम करना। और एक और सबसे अच्छी हमारी जो चली है स्कीम, वो तीर्थ यात्रा की चली है। तीर्थ यात्रा में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मन जो है ना गदगद हो जाता है जब ओल्ड एज की औरतें आके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देती हैं। बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष हमें आशीर्वाद देते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि इवन हमारी औलाद ऐसा नहीं करती जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। नो डाउट अरविंद केजरीवाल जी हमारे तो रोल मॉडल हैं वो, और हम देखते हैं कैसे वो काम करते हैं। हाईली क्वालिफाइड हैं और इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं कि ये करो ये करो ये करो। अभी आप देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी छोड़ दीजिए दिल्ली में, ये तो अब हमारा यूएसपी है, ये तो हम आगे बढ़ा ही रहे हैं और लोग मानते भी हैं। कभी किसी ने सोचा था कि फरिश्ते स्कीम लेके आओ, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पे और जो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा, उस पहुंचाने वाले को 2000 रुपये दिए जाएंगे इनाम के तौर पे और उसका सरकारी खर्चे में फ्री इलाज होगा। तो ये ऐसी स्कीम्स हैं जो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ही सोच सकते हैं, बाकी दूसरा कोई राजनेता नहीं सोच सकता। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे नेता एक बहुत ही शिक्षित नेता है, IRS रहे हैं, वो इकोनॉमी को भी जानते हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया है, RTI एक्टिविस्ट भी रहे हैं, तो उनको हर बात का ज्ञान है। लीगल प्रोफेशन में ही मेरे ये टर्निंग पॉइंट थे जो मैंने इतने हाई प्रोफाइल केसेस किए। तो उसके बाद मेरा व्यू पॉइंट सोचने का बदल गया कि अगर आप ईमानदारी से, मेहनत से काम करते हैं तो आपको पर्सनल गेन तो है ही। पर्सनल गेन क्या है कि लोग आपको जानेंगे और समाज की सेवा भी उसके साथ साथ आप कर रहे हैं। इतना छोटा जीवन है, बहुत छोटा जीवन है, तो उस जीवन को क्यों ना दूसरों की सेवा में लगाया जाए। जितना आप कर सको उतना कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया छोड़ के मतलब साधु बन के दुनिया की सेवा करो। आप किसी भी प्रोफेशन में रहते हुए लोगों का, समाज की सेवा कर सकते हैं। बस एक विल पावर चाहिए कि मैंने ये काम करना है, और अगर आपने ठान लिया तो डेफिनेटली आप उस काम को करेंगे जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और समाज को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बेटर यही है कि अच्छी सोचो, सबके लिए समान व्यवहार करो और सबकी खुशी के लिए कार्य करो।
देखिए, अब राजनीति में हूँ, विधायक हूँ, तो अब तो पब्लिक सेवा ही विजन है, पब्लिक सेवा ही करेंगे। जो पार्टी की पॉलिसीज़ है उनको ही आगे बढ़ाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं, अरविंद केजरीवाल जी के साथ ही रहेंगे जब तक राजनीति में हैं। बाकी उसके अलावा कोई प्लान नहीं है, किसी और के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नो डाउट माँ बाप फैमिली का रहा, उन्होंने खुली छूट दी कि भाई आप अपना काम करो, अपने तरीके से काम करो, मेहनत करो। एक एडवाइस तो मिलती थी कि मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। एक लॉयर के तौर पे आपको एस्टेब्लिश करने में दिक्कत आती है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा एक्सपीरियंस पब्लिक प्रोसिक्यूटर का था। फिर कुछ दिन मैंने एज ए डिफेंस लॉयर भी काम किया, उसमें भी अच्छे अच्छे केस मिले, वो भी कामयाब रहे क्योंकि एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया था। तो उसके सारे आगे बढ़ते गए और कामयाबी पाई। एक एनजीओ है, एक हमारा एनजीओ है जिसमें मैं भी डायरेक्टर हूँ। उसमें हम जो जे क्लस्टर्स में जो गरीब परिवार के लोग हैं या ऐसे बच्चियाँ जो कि स्कूल जाना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास माँ बाप के पास इतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो फाइनेंशियल बर्डन उनका बर्दाश्त कर सके, तो हम उनकी हेल्प करते हैं। जे क्लस्टर्स में जाके जैसे गरीबों को कपड़े पहुंचाना, राशन पहुंचाना, किसी की झुग्गी में आग लग गई तो उसको फाइनेंशियल एड देना, या किसी बच्चे के फीस की दिक्कत है उसकी फीस भी स्कूल या कॉलेज में देना। तो एनजीओ एक मतलब नॉन प्रॉफिटेबल वो है, वो काम कर रहा है और अब मैं भी उसका जुड़ा हुआ हूँ उससे। हर धर्म की आप अच्छाई चुन लो, कोई झगड़ा ही नहीं। और मैं एक और बात कहता हूँ, हर आदमी अपनी इंडिविजुअल की जिम्मेवारी ले ले कि मैं अच्छे नेक काम करूँगा, ये सोसाइटी अपने आप सुधर जाएगी। धर्म पे लड़ना, ये करना, इस धर्म में बुराई है, इस धर्म में अच्छाई है, उसको जा ही क्यों रहे हो आप। जैसे संविधान में दिया हुआ है, धर्म निरपेक्ष देश, हर धर्म की इज्जत करो, किसी के धर्म पे आपको कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है, और जिस जिस धर्म में अच्छी अच्छी बातें हैं सब अपनाओ। सीक्रेट कुछ नहीं है, एक डाइट पे कंट्रोल रखो और रेगुलरली एक्सरसाइज करो। आप शायद यकीन ना करें कि मैं अभी भी जिम जाता हूँ। कॉलेज डेज में भी हम स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते रहे, शुरू से एक हॉबी है कि स्पोर्ट्स भी साथ साथ चलना चाहिए। कॉलेज में रहे, फिर उसके बाद जिम है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ फिजिकल करते रहे, जिसकी वजह से हेल्थ मेंटेन। देखिए, सबसे बड़ा मंत्र तो यही है कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी यंग जनरेशन में। और दूसरा ये कि जो सोशल मीडिया है ये एक जहर है। मैं अपनी हर मीटिंग में बोलता हूँ कि सोशल मीडिया का जो यूज आप कर रहे हैं एक अच्छे काम के लिए करो। अगर स्टूडेंट्स हैं, उनके पास टैब है, स्मार्टफोन है, तो इधर उधर की एक्टिविटीज़ ना करें, सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए उनको यूज़ करें। लेकिन ये लोग बहक जाते हैं, टेंडर एज है, दूसरे गलत काम करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातचीत चल रही है, वो आ जाएगा और यंग जनरेशन पे बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है। तो इनको बचाने के लिए सरकार की भी जिम्मेवारी है, माँ बाप की भी जिम्मेवारी और समाज की भी जिम्मेवारी है कि ये जो यंग जनरेशन है इनको इन बुराइयों से बचाया जाए। अगर ये कॉलेज स्कूल लाइफ में इन चीज़ों से बच गए तो उनका भविष्य बहुत साफ सुथरा है और आगे चल के तरक्की करेंगे।